हाय एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री इन सेकंड्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एमडी कैट सेशन स्टार्ट करने लगे हैं और एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है, जितना सिंपल लग रहा है, उससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन हाँ, मेरी ये कमिटमेंट है कि अगर आप लोग इस टॉपिक को केमिस्ट्री इन सेकंड से वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो अभी के बाद एटॉमिक मास यूनिट में 0.1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एमडी केट नाम्स, एचईसी, जीएन नीट एक्सेट्रा, या बोर्ड एग्जाम हो। यकीन नहीं आ रहा तो इस टॉपिक को 5 to 7 मिनट्स तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। बहुत सिंपल है। जहां पे सस्पेंस होगा, जहां पे एमडी कैट लेवल पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे जो ट्रिक्स होगी वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। एटॉमिक मास यूनिट सिंपल एक यूनिट है, ठीक है। यू ऑल नो बेटर कि यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक मयार है। मयार क्या है? आप सिंपली आप एक करियाने वाली दुकान पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बताते हैं कि भाई मुझे 1 लीटर वाली बोतल दे दो। ये जो आपने क्वांटिटी को, अमाउंट को, ठीक है, स्पेसिफाई किया, उसको बताया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बताया, इसको हम यूनिट कहते हैं, सिंपल। हाँ, ये वॉल्यूम बेस पे। अगर आप मास बेस पे देखते हैं, ठीक है, तो आप बाजार में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, प्याज लेते हैं, टमाटर लेते हैं, तो आप साथ क्या कहते हैं कि भाई मुझे 1 kg टमाटर दे दो, 1 किलो प्याज दे दो। ये जो आप 1 kg या 1 kg टमाटर बोलते हैं या 1 kg प्याज का बताते हैं उसको, ये जो केजी है हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। सो सिंपल। लेकिन सस्पेंस यहाँ पे ये है कि ये मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है। अब एटम का जो मास है उसके लिए एक मयार है। ऑन द बेसिस ऑफ मास, अगर ये मास यूनिट है तो हम एटम का या सब एटॉमिक पार्टिकल का, एटम का, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का, हम जो मास है, एटॉमिक मास है, ठीक है, उसको, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन है, उसको हम ग्राम में या केजी में, जिस तरह हमने टमाटर और प्याज का एग्जाम्पल लिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ मास है तो हम केजी या ग्राम का जो है ना यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे जिस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हम केजी या ग्राम इस्तेमाल या कंसिडर क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं करते? वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन कर चुके हैं। एटॉमिक मास को हम कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल पार्ट। मटेरियल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? मटेरियल पार्ट हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो कि न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक है, सॉरी, जो न्यूक्लियर पार्ट है हमारे पास, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ये हमारे पास मटेरियल पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट है या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम है। ये सबसे भारी हिस्सा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पहले टॉपिक में। आप लोग वॉच करके मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो अब सपोज ये हमारे पास एक है, हम कार्बन का मिसाल, ये कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन 12 है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन शेल्स वगैरह वहां पे आप लोग नहीं देखना, सिंपल मैंने सिर्फ नॉमिनेट किया कि ये कार्बन 12 है। अब इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट, लीस्ट मेजरमेंट जो है, एक प्रोटॉन है, ऐसा ही है, सबसे कम। अगर ये हमारे पास कार्बन 12 है तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ऐसा ही है, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, अगर हमारे पास ये कार्बन 12 है, इसके अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है और 6 हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो लीस्ट मेजरमेंट है, लीस्ट काउंट, इसका कौन सा बनता है? एक प्रोटॉन बनता है, ऐसा ही है। 12 हिस्सों में सबसे कम हिस्सा जो है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल, हम प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन। अब अगर आप एक प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन ऑफ कार्बन 12, उसको अगर आप मेजर करना चाहें, उसको, उसकी मास फाइंड आउट करना चाहें, तो आप
ग्राम में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम ग्राम में या केजी में क्यों नहीं दे रहे। तो ये कितना आएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये हमारे पास आएगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस आई थिंक 25 ग्राम है। सॉरी, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए सॉरी, जस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। 1.67 मल्टीप्लाई बाय -25 ग्राम, मतलब अगर हम ग्राम में लेते हैं एक प्रोटॉन की, ये आपकी लीस्ट मेजरमेंट है, तो ये कितना कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसको अगर आप थोड़ा एक्सपोज करेंगे, इसको ओपन करें, ओपन करके लिखते हैं, ठीक है, तो ये बनता है मास ऑफ प्रोटॉन 0.0000 अप टू 25 दफ़ा आप लोग यहाँ पे 0 डालेंगे, तब उसके बाद 6-7 ग्राम। ये कितना छोटा अमाउंट है, बहुत कम है। अच्छा, तो अभी इस अमाउंट को मेजर करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है, ऐसा कोई डिजिटल स्केल, ऐसा कोई हमारे पास एनालॉग स्केल नहीं है कि इस जो इतना टेनी अमाउंट, इतना छोटा मास है, इसको मेजर कर सके। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, साइंटिस्ट मजबूर हो गए कि भाई बेशक ये मास यूनिट है, इसको हम केजी और ग्राम में क्यों काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट जो सबसे कम अमाउंट है, जो हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो लीस्ट अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो किसी भी मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा स्केल, ठीक है, मास बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऐसा नहीं है जिसका लीस्ट काउंट इतना कम हो कि वो 0.000067 ग्राम मास को काउंट कर सके, उसको मेजर कर सके। अच्छा, ये सस्पेंस खत्म हो गया, बहुत सिंपल था लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट के डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस क्या है, आप लोगों ने अपने बुक्स में डिफरेंट ड्राइव से देखा होगा और पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास जो हमारे पास है वो क्या है, इट इज अ मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एट ग्राउंड स्टेट। ये बाद में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, सबसे पहले लेफ्ट साइड को जरा देखते हैं। हम एटॉमिक मास यूनिट को मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। द मास ऑफ 1/16 ऑफ ऑक्सीजन 16, ये भी ठीक है। मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये भी ठीक है। अच्छा, इसके पीछे जो केमिस्ट्री है, जो रीजंस है, ज्यादा लॉजिकल नहीं है, ठीक है, ज्यादा सस्पेंस क्रिएटिंग वाली चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एग्जैक्टली सही है, ठीक है, 1 mu का जो हमारे पास वैल्यू है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इस तरह हम क्यों डिफाइन नहीं कर सकते। मास ऑफ 1/16 ऑफ कार्बन ऑक्सीजन 16, ये भी ठीक है। मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये भी सही है। लेकिन हम कार्बन 12 जो है, ठीक है, कार्बन 12 को हम क्यों प्रेफर करते हैं, सवाल ये है, सस्पेंस थोड़ा सा इस जगह पे है, ठीक है। वो इसलिए मेरी जान कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा और हल्का एलिमेंट है, बहुत छोटा है। सारी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि एटम लेवल पे हम जो भी मेजर करेंगे, मास जो मेजर करेंगे वो रिलेटिवली करेंगे। अब इसको हम कैसे, ये सबसे लाइटेस्ट है, हल्का है, तो इसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है, इसको हम छोटे से मिसाल के साथ मैं ज़रा इसको एलाबोरेट करना चाहूँगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, हम ये मिसाल पेश कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन को क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में स्टैंडर्ड क्यों नहीं ले सकते। कोई आपको कहे कि आपके पास जो स्टैंडर्ड है, जो फिक्स्ड वैल्यू है, जिसके साथ आपने दूसरी वैल्यू जो है रिक्वायर्ड वैल्यू मालूम करनी है। मैं आपको कहता हूं कि ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स है आटे से भरा हुआ, ठीक है, ये आटे से भरा हुआ पूरा बॉक्स है, इसके अंदर है तकरीबन 200 kg
फ्लोर, ठीक है, क्या स्पेलिंग है, ठीक है। 200 केजी आटा है इसके अंदर, सही है। और ये हमारे पास सिर्फ एक दाना है, एक ग्रेन है गंदम का, ठीक है, ठीक है। ये गंदम का एक टुकड़ा है। कोई आपको कहे कि ये आपका मयार है, आपने 200 केजी जो है, अभी ये कंफर्म नहीं है हमें, मैं वैसे पहले से बता रहा हूं हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये 200 केजी आटा है, ये मुझे ज़रा फाइंड आउट करें, और स्टैंडर्ड आपने सिर्फ गंदम का एक ही दाना लेना है। तो आप मुझे बताएं मेरी जान कि ये एक गंदम का सिर्फ एक टुकड़ा है, तो 200 केजी के लिए आप कितने टुकड़े इकट्ठे करेंगे? सारी बातें मुश्किल हो जाता है ना। आपने क्या करना है, आपने अभी थाउजेंड्स में ये दाने इकट्ठे करने पहले, उसके बाद एक साइड पे आपने ये गंदम रखने, ठीक है, ये दाने रखने, ठीक है, एक साइड पे। जारी बात है ना, तराजू में हम ऐसे ही करते हैं, एक साइड पे हम स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड पे हम क्या करते हैं, इस डब्बे को रखेंगे, पूरा डब्बा जो है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये भी कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी। मुश्किल है ना, साइंस तो हर चीज़ जो है वो सिंपलेस्ट वे में देखना चाह रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड माने, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हम स्टैंडर्ड माने, तो हाइड्रोजन जो हमारे पास भारी मॉलिक्यूल्स है, भारी कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं। वैसे हाइड्रोजन की भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी पैमाइश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मरहला इनका थोड़ा टफ है, इस वजह से हम हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं। सेकंड हमारे पास है द मास ऑफ 1/16 ऑफ ऑक्सीजन 16। हम इसको भी ले सकते हैं, जाहिर बात है, ऑक्सीजन का जो 16वां हिस्सा है तो वो भी 1 mu के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं लेते? इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, सिंपल, कि 1961 में हमारे पास 2 स्केल हुआ करते थे। केमिस्ट जो थे हमारे हमारे जो केमिस्ट थे, वो जनाब क्या करते थे, वो हमारे पास ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज वेटेड मास जो है, मतलब एवरेज वेटेड मास जो है, उसका जो हमारे पास अमाउंट था, उसको वो लोग मयार समझते थे। मतलब ऑक्सीजन का हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, तो उसका एवरेज वेटेड मास को वो क्या करते थे, एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते थे। जबकि फिजिस्ट जो थे, फिजिक्स वाले, वो क्या करते थे, वो हमारे पास ऑक्सीजन 16 जो है उसको मयार समझते थे। तो इस वजह से दोनों के दरमियान थोड़ी कंट्रोवर्जन थी। इस वजह से फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 की तरफ मूव पड़े। इसका मैंने रीज़न बता दिया, इसका और कोई रीज़न नहीं था, इसको भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यूनिवर्सल, जाहिर बात है, पूरे यूनिवर्सल बेस पे हमारे पास ये 16 जो था ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि कुछ हमारे पास जो लोग थे वो क्या करते थे, वो एवरेज वेटेड मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, वो ऑक्सीजन 16 को स्टैंडर्ड मानते थे। तो ये दरमियान में थोड़ी कंट्रोवर्जन थी, कन्फ्यूजन थी, इस वजह से साइंटिस्ट ने प्रेफर किया कार्बन 12 को। तो चूंकि हमारे पास आइसोटोप्स जो था ऑक्सीजन 16 का, उसके मेजरमेंट और जो हमारे पास एवरेज वेटेड मास जो था ऑक्सीजन के आइसोटोप्स जो थे, ठीक है, दोनों आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज मास, इन दोनों में थोड़ी सी माइनर अमाउंट में डिफरेंस थी। इस वजह से फिर एक रीजन में कंफ्यूजन थी, एक रीजन में जो मेजरमेंट थी वो डिफरेंट थी दूसरे रीजन के, ठीक है। तो ये सिंपल, इसमें कोई इतना साइंस नहीं है। मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये जरा इंटरेस्टिंग है, इसको अभी समझते हैं डिटेल के साथ। अब आते हैं हमारे पास ये जो हमारे बुक्स में या जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है फाइनल, जो जिस पे सारे साइंटिस्ट मुतफिक हो गए, वो हमारे पास है। AMU क्या है? अच्छा, उसका मैंने बताया कि एटॉमिक मास को हम ग्राम या केजी में क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ज़्यादा, उसका जो मास है बहुत ज़्यादा कम बनता है। इस वजह से हम इसको किसी भी स्केल, डिजिटल एनालॉग के थ्रू उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने एटॉमिक मास यूनिट को, या साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास यूनिट को चूज़ किया।
अब जाहिर बात है कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं जितना भी ज़्यादा हो, सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट देखते हैं। इसका सबसे छोटा जो है मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट हम उसकी कंसिडर करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको स्टैंडर्ड मान के बड़े बड़े मेजरमेंट जो है पैमाइशी जो है उसके क्या करते हैं फिर हम काउंट करते हैं। अच्छा, तो इसी तरह एटॉमिक मास का जो हमारे पास सबसे लीस्ट मेजरमेंट है वो है 1 AMU। ठीक है, क्या है 1 AMU, ऐसा ही है। अभी 1 AMU को हम जरा यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एट ग्राउंड स्टेट। अब यहां पे इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हो गए, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एट ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इस डेफिनेशन के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि हमने कार्बन को क्यों चूज किया और कार्बन में फिर कार्बन 12 को हमने क्यों चूज किया, ये बात की टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ कंटिन्यू रहें, जिस तरह मैंने पहले समझाया पढ़ाया उसके साथ आप लोग कॉन्स्टेंटली देखते रहिएगा। मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 पहला पार्ट हो गया, एट ग्राउंड स्टेट दूसरा पार्ट हो गया। मान लेते हैं हमारे पास ये कार्बन रॉड है, एक कार्बन रॉड है, उसके हम 12 इक्वल पार्ट्स, ये कार्बन रॉड है, कौन सा कार्बन, कार्बन 12 का। कार्बन 12 का मतलब कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब उस 12 जो 12 पार्ट्स है मतलब 6 न्यूट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, टोटल 12 सब एटॉमिक पार्टिकल बन गए। ठीक है, सपोज ये आप समझो कि ये प्रोटॉन है P। ठीक है, ये आपके पास 6 प्रोटॉन हो गए और ये 6 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, सही। अब इसको हम डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ एक पीस लेते हैं यहां से। ये 12 एक रॉड है जो कि 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कार्बन 12th रॉड है। ठीक है, जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इसका सिर्फ और सिर्फ हम एक पार्ट लेते हैं, ये वाला आखिरी पार्ट इसका लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सारे इक्वल है, ये एक पार्ट हम लेते हैं, ये हमने यहाँ पे सेपरेट किया। ये जो हमारे पास है ये है 1 AMU। यू ऑन लो बेटर के कार्बन 12 जो है टोटल इस रॉड की जो एटॉमिक मास है। ठीक है, टोटल जो ये रॉड है कंप्लीट रॉड का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12 AMU, ऐसा ही है। अच्छा, इसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया, एक पार्ट हमने सेपरेट किया, तो वो एक पार्ट किसके बराबर होगा 1 AMU के। अच्छा, सेकंड पार्ट हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का जिक्र हम क्यों करते हैं मेरी जान, ग्राउंड स्टेट का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करें, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब एनर्जी किस चीज की ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, लेट मी एक्सप्लेन हियर। यहां पे आप लोग देखें, सपोज हमारे पास ये कार्बन 12 है। ठीक है, अच्छा मैं मिसाल देता हूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसकी लोकेशन ये है, फर्स्ट सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, न्यूक्लियस के बिल्कुल टाइट है, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है क्लोज है न्यूक्लियस के। ठीक है, तो हाईली अट्रैक्टेड होगा, जब हाईली अट्रैक्टेड होगा तो ये मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, मूव नहीं कर सकेगा तो इसके पास एनर्जी कम है। ठीक है, जब तक उसके पास एनर्जी नहीं आएगी एक्सटर्नल सोर्स से तब तक ये हमारे पास ये एनर्जी इस शेल के अंदर रहेगा। ठीक है, इसका घर यही है। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अपना शेल जो है उसको चेंज करें और ऊपर की तरफ जाए। अब ये हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन समझा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। अब न्यूक्लियस के करीब है तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये क्या है, क्लोजली बाउंडेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, किसी तरीके से इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा ये, अब जाहिर बात है
वो एनर्जी वो इस्तेमाल करेगा इसी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इस अट्रैक्शन को कम करके तोड़ के ये इस तरफ मूव करेगा। ऐसे ही अब अगर कार्बन 12 एक्साइटेड स्टेट में है तो ये अनस्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसने मूव किया अपने शेल को, वो शेल जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, जो ज़्यादा स्टेबल है, जिसके पास एनर्जी कम है, उसने अपने शेल को चेंज करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये कार्बन 12 जो है ये स्टेबल नहीं माना जाएगा। ये क्या है? ये एक्साइटेड स्टेट में है। ये भी ढूंढ रहा है कि मैं भाई किसी साथ वाले एटम को या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दूं, ठीक है, या ट्रांसफर करूं, या फिर मैं क्या करूं, शेयर करूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, गेन करूं इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग की, शेयरिंग की, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कोशिश में रहता है। मतलब ये अभी नेसेंट होता है, बिल्कुल मस्ती में होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन 12 एट ग्राउंड स्टेट। हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके सारे जनाब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोजली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। अब ये जो है ना उसका जो क्या कहते हैं, पकड़ जो है न्यूक्लियस का, वो अभी बरकरार है क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। हाँ, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कैसे जाएगा? एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी मिलेगी, ये ऊपर जाएगा। अब ये जो इसके ऊपर जितनी कमांड है, इस कमांडर की, इस न्यूक्लियस की जो कमांड है, ठीक है, वो एनर्जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कमांडर का अट्रैक्शन है, उसके अपोज ये इस्तेमाल करके इसको तोड़ देगा और आगे चला जाएगा। तो अभी एक्साइटेड स्टेट में हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड नहीं ले सकते क्योंकि अनस्टेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन ये कि आप लोग देखेंगे, एक ही दफ़ा देखेंगे, एक ही दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह, फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब एक और सस्पेंस है। मैंने बताया, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा कि ये कार्बन 12 रॉड है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम एक न्यूट्रॉन को क्यों नहीं ले सकते, एक न्यूट्रॉन को या एक प्रोटॉन को स्टैंडर्ड क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को अलहदा करके, क्योंकि वो भी तो 12 पार्ट ही बन रहा है ना, वो भी 12वां हिस्सा बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1 AMU न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, क्योंकि 1/12 पार्ट जो है कार्बन 12 का, वो एग्जैक्टली बिल्कुल होल नंबर में एग्जैक्टली परफेक्टली 1 AMU के बराबर है। जबकि अगर आप एक न्यूट्रॉन लेते हैं तो उसकी जो मास है वो 1 पॉइंट समथिंग इस तरह है, 1.001 AMU है। इन द सेम वे प्रोटॉन का भी हमारे पास अगर आप लेते हैं तो 1.0001 इस तरह कुछ है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 1 AMU नहीं है। आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर आपने तो अभी कहा कि कार्बन 12 जो है वो 12 AMU के बराबर है। अगर 12 AMU के बराबर है तो सर हर प्रोटॉन या हर न्यूट्रॉन जो है उसके 1 AMU हो गया। ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। देखें इसकी मिसाल, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां से। देखें यहां पे तो सवाल हमारा ये था कि सर अगर एक कार्बन 12 रॉड जो है वो 12 AMU के बराबर है तो इसका मतलब हर प्रोटॉन या हर न्यूट्रॉन 1-1 AMU के बराबर है, तो हम AMU में, ठीक है, हम न्यूट्रॉन को कंसिडर क्यों नहीं करते या सिंगल प्रोटॉन को, ठीक है। सिंगल प्रोटॉन 1 AMU के क्यों बराबर नहीं है, एग्जैक्ट 1 AMU, और न्यूट्रॉन एग्जैक्ट 1 AMU के क्यों बराबर नहीं है? वो इस वजह से मेरी जान, देखें ये जब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जब न्यूक्लियस, जाहिर बात है ना, इस रॉड के अंदर न्यूक्लियस है, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये हमारे पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 आपके पास न्यूट्रॉन है। अब इस केस में जब ये रॉड के शेप में होते हैं, ठीक है, एलिमेंट के शेप में होते हैं, रॉड के शेप में होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह रहते हैं कि इसके दरमियान क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। क्या होती है? ये पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसके दरमियान बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो आप लोगों ने आइंस्टाइन मास इक्वेशन को पढ़ा होगा या कम से कम सुना होगा, E = mc², कि एनर्जी और मास दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो जब ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, आपस में
फ्यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ अमाउंट का जो मास है, कुछ अमाउंट पॉइंट्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम मास कन्वर्ट हो जाता है किस में, एनर्जी में। ऐसा ही है ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, और वो एनर्जी कहाँ होती है, स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस दोनों पार्टिकल को कंबाइंड रखता है, ठीक है, फिक्स रखता है न्यूक्लियस के अंदर। अभी समझ आ गई है मेरे ख्याल से, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम एक प्रोटॉन को कोई नहीं ले सकते, ये कंबाइंड फॉर्म में तो ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में इसके जो ऊपर वाली एनर्जी आ रही है 001%, सॉरी AMU 1.001 AMU, या इसका 001 AMU 0.001 AMU, ये एनर्जी कहाँ जाती है, ये एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है, ये जो मास है, सॉरी 1.001 AMU, ये जो मास है ये ऊपर आ रहा है ना, अब इसमें ये वाला मास ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में अंदर जब बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में ड्यूरिंग बाइंडिंग कुछ मास जो है इसका टेनी अमाउंट में वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी यूज होती है बाइंडिंग में, और वो बाइंडिंग का मकसद क्या है कि दोनों को आपस में जुड़े रखते हैं, ठीक है। 0.001 AMU मास जो है प्रोटॉन का, 0.001 AMU मास जो है न्यूट्रॉन का, ये कहाँ गायब नहीं होता, ये चेंज हो जाता है एनर्जी में इनटू बाइंडिंग एनर्जी। तो इसलिए रॉड के शेप में जब ये होता है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी 1 AMU है रॉड के शेप में, या एटॉमिक स्टेट में इसकी एनर्जी बिल्कुल 1 AMU आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसको अलग करते हैं, अलहदा करते हैं, ठीक है, जाहिर बात है जो बाइंडिंग एनर्जी थी अब उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तब एक प्रोटॉन का आप अलहदा एक प्रोटॉन लेते हैं तो एक प्रोटॉन की एनर्जी 1 AMU से ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। तो ये कॉन्सेप्ट था आज का। अच्छा, इसके बाद हम टॉपिक हमारा होगा कि हम कार्बन 12 को ही क्यों चूज करते हैं। ऑक्सीजन का सिंपल था, ठीक है, उसमें कंट्रोवर्शन थी, 2 स्केल्स थे, कुछ रीजन में ऑक्सीजन, कुछ रीजन में ऑक्सीजन 16, कुछ रीजन में एवरेज वेटेड मास ऑफ बोथ द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बहुत लाइटेस्ट था। कार्बन 12 को हमने प्रेफर किया क्यों, वो इंशाल्लाह मैं दूसरे अगले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।